तो जब उस अलंकार में बैठी और मुझे जैसे कुछ उन्होंने पूछा, ये पूछा, तब मुझे लगा कि ये बार बार मेरे गुरु को क्यों बोल रहे हैं? क्या तुम्हारे गुरु ने ऐसे सिखाया या तुमने ऐसे किया? हाँ, तुम मेरे को प्रश्न पूछ रही है, तुम उत्तर दे रही हो। अब हाँ, मतलब परीक्षक का कठोरपना नहीं चाहिए था वहाँ पर। परीक्षक को परीक्षार्थी के अंदर से कुरेद कर कुछ तो भी निकालने का अनुभव देना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। तुम मेरी इंसल्ट करो पर मेरे गुरु की इंसल्ट मत करो। मैं हमेशा देखो, जब बड़े प्रोग्राम होते हैं तो सब लोग नम्रता से पहले यही बोलते हैं कि जो भी त्रुटियां हैं वो मेरी है और जो भी कुछ अच्छाई चल रही है वो मेरे गुरु की है। तो ये नम्र भाव हमको आगे बढ़ाना था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे रुक गई। और मुझे मालूम था कि मेरे गुरु नहीं, मेरी असमर्थता है, मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं, मेरा अब उतना तुलनात्मक अभ्यास नहीं था कि अप्रचलित ताल अलग अलग जगह अलग अलग मात्राएं दी है, अलग अलग खंड दिए हैं। तो मेरे को ठाम से बोलना चाहिए कि नहीं, हम डॉक्टर पुरुदत्त की पुस्तक को फॉलो कर रहे हैं। ऐसी कितनी कितनी पुस्तकें देखी हमने। तीरथराम आजाद जी से भी मेरी मुलाकात हुई है। तो उन्होंने बोला तुम्हारा रियाज ही तुम्हारा सब कुछ है, और रियाज भी, पर परीक्षा अलग है, और परीक्षा की रियाज होना चाहिए। तो कोर्स पूरा होना चाहिए। हाँ, सिर्फ 2 बोल अच्छे नाच लेने से हम परीक्षार्थी नहीं बन जाते। हमारा पूरा अभ्यासक्रम सही हो, उसमें से कम हमने टटोला तो है ऐसा लगना चाहिए। 8 गुण 3 गुण हम 6 गुण नहीं जा सकते, पर हमने उसके ऊपर सोचा जरूर है। हमने सोचा ही नहीं, हमें कुछ मालूम ही नहीं, ये प्रतिक्रिया ना हो। और परीक्षक भी थोड़ा सा, अगर मुद्रा ये बनी है या ये बनी है या ये बनी है, पर दिख तो मुरली है ना। हाँ, इस छोटी छोटी जगह। अब या फिर मैं काफ़ी दिनों बाद परीक्षा में बैठी होंगी, या वो परीक्षा का स्टैंडर्ड भी कुछ बोलता होगा, इसलिए शायद वो ऐसे परीक्षक हमको प्रश्न पूछे तो मेरा कोई अधिकार नहीं परीक्षकों को कुछ बोलने का। हाँ, मैं इसलिए हमेशा अपनी बात देखो कि कहीं मेरे में तो त्रुटि नहीं है। मैं बार बार उनको नहीं दोष देना चाहती, बराबर। पर मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो सिर्फ केतकर जी का मैंने नाम सुना था वो दर्शन हो हाँ, और बहुत अच्छी परीक्षा ली थी उन्होंने, विद्वत्ता। हम आए थे आपकी परीक्षा दी, हाँ, हम थे तब। और तब मुझे लगा मेरे साथ पढ़न करने के लिए कोई नहीं, और मुझे मेरी लय कहीं 2 गुण में बोलना है तो मैं 1 गुण में जा रही हूँ, मेरे वो एक एक ताल का लहरा मेरे कान में नहीं जा रहा है। तो ये जो मैं बच्चों को साथ संगत देती हूँ वो मेरे को नहीं मिली है। कोई बात नहीं, पर इसका मेरे को आनंद है कि मेरे हाथ से बाद में कितने 8-9 अलंकार हुए क्योंकि वो मैंने धक्के खाए थे वहां पर, और एक एक को पकड़ के बताया था, और हर की ताल अलग, हर का विचार अलग। पर मुझे मालूम है बहुत समय देना पड़ा, और उस सब अलंकार के इसमें मैं अपनी भतीजी की शादी में नहीं जा पाई, क्योंकि बहुत उसी समय शादी का समय, परीक्षा का समय, बच्चों की तैयारी का समय, और मेरे पास सीमित समय। तो मैं ये सोचती थी इतना अपने समय को मैं कहाँ बांटूं। और भी खंत है मेरे को, जैसे मैं 1-2 बार अपने काका गुजर गए तो मैं पौनी नहीं जा पाई उस समय, पर मेरे को समझने वाले भी लोग मिले मुझे। कई बार मेरे दादा वहीनी कनाडा से आते तो मुझे काम में ही देखते हमेशा, मैं उनको भी समय दे नहीं पाती थी। पर ये जो पर मेरा काम का विस्तार देखकर, मेरा काम देखने के बाद वो मुझे प्रोत्साहित करते हैं हर कोई। अब मेरे विद्यार्थियों पे आती हूँ बहुत जगह मुझे मिला, और बहुत कुछ त्रुटियां रह गई होंगी, किसी लोगों को मैं भूल गई होंगी अनुभव से, उसके लिए मैं अभी से ही माफ़ी मांग लेती हूँ। पर मेरे स्मरण में बहुत कुछ है, पर अभी नाम विस्मृत होते हैं कभी कभी। इसका मतलब ये नहीं कि वो वो लोग मिले नहीं मुझे। हाँ, इंदुरकर है, अपने इंदौर रोड कांग्रेस में हमने डांस किया था, तो मीटिंग में भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कॉस्ट्यूम बताऊं। हाँ, तो दुरुकर जी ने मेरे नाम से उन्होंने कॉस्ट्यूम दिलवा दी थी,
प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और एक मेरे को वहाँ बहुत अनुभव अच्छा आया। ये कला कला में इतना विस्तार है, इतना ये है, पर साधक भी मिलने चाहिए। कपड़े हैं पर कपड़े पहनने वाला आदमी नहीं है। देवी किसको बनाए ना, तो एक को पकड़ लिया, मेरी बेटी को ही पकड़ लिया। मैंने कहा चलो कपड़े पहनो, हाथ लगाओ, 2 हाथ देवी के पहनो और ये तलवार शिवाजी के हाथ में देना है, उतना ही सीन करना है। तो मंचीय सादरीकरण में क्या क्या चीजें लगती है हाँ। और उसके लिए तैयारी क्या चाहिए। उत्तरा पार्सेकर को भी मैं याद कर लेती हूँ, क्योंकि उसने एक बार ऐसे बताया, आजकल इतनी होड़ लगी है, किराए के कपड़े तो बहुत पहनते, छोटे छोटे बच्चों को पहना देते, बेचारा बाद में जिंदगी भर नहीं पहनेगा चाहिए तो। स्कूलों में भी मतलब कि कला का विस्तार, प्रदर्शन का विस्तार कितना बढ़ रहा था धीरे धीरे, कि बोले शेर के कपड़े पहन लिए पर बेचारा वो बच्चा रो ही रहा था। सात्विक अभिनय और आहारी अभिनय। और रसों, मैं अकेली पढ़ती थी रसों को लेकर। रस पढ़ो, अभिनय पढ़ो, कुछ समझ में आता था, कुछ दिमाग के ऊपर जाता था। कभी लगता था कि दिखता कुछ और है, लिखा कुछ और है, करते कोई और है, बोलते कुछ और है। इन सब का समन्वय कैसे देखना। दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र तब भी नया खुला था नागपुर में, पर अच्छे उपक्रम थे उनके। युवा कॉम्पिटिशन्स थी, युवा प्रोग्राम होते थे। बीच में उन्होंने छोटे बच्चों का भी प्रोग्राम शुरू किया था, बहुत मेरे को अच्छा लगा, पर क्यों मालूम नहीं, ये सब बंद कर दिए, आर्टिस्ट नहीं पर बंद नहीं पा रहे। तो तब मेरे को महसूस हुआ था जब एक बार मैंने उनका युवा प्रोग्राम देखा, कि मैंने कहा ये बच्चा युवा होने पर इतना सुंदर कर सकता है, तो इसके नीचे का काल, इसने कितनी तपस्या की होगी, इतना नीचे के काल इसको कैसा मार्गदर्शन दिया होगा, तभी आज लड़का इधर आके या लड़की इधर आके सॉलिड खड़ी है। तो ऐसा सब सोच के मैं इसलिए सोचती थी कि मुझे भी मेरे विद्यार्थी ऐसे तैयार करें कि उनको अगर आगे बढ़ने की इच्छा होती है तो उनका मार्ग प्रशस्त हो। क्योंकि ऐसे मैंने बड़े विद्यार्थी देखे, बहुत परीक्षा पास किए हैं, पर समय पे वो अपना दिमाग नहीं चला पाते हैं। हाँ। या दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। एक पहले और एक कड़क बात तब क्या थी, पहले तो एक गुरु दूसरे गुरु को लेता ही नहीं, एक हाँ। गुरु दूसरे के शिष्य को लेता ही नहीं था। और लेता था तो बड़ी कठोर ठोक पीट तुम्हारा कितना देर तक ये सहन कर सकता है, कितना कड़क है, कितनी श्रद्धा है, तभी उनको एडमिशन मिलती थी उनके इसमें। और वही डर से हम कभी किसी से मांगने नहीं जाते थे। और सिर्फ मेरे को लगता था मेरे गुरु जी हैं उनका कहीं नाम खराब ना हो मेरे व्यवहार के कारण। और दूसरी बात, तब धीरे धीरे नागपुर में वर्कशॉप शुरू हो गए थे। मतलब पूरे देश में अपना सब अकेडमी, संगीत कला अकेडमी भी बहुत आगे कर रही थी, कथक केंद्र बने थे, सब जगह। सबको ऐसे लग रहा था कि ये घरानेदार वाली कला जो है और ये मंचीय कला है, ये समाज तक आनी चाहिए। हाँ। सब वर्गों को इसकी शिक्षा मिलनी चाहिए। ये जो अभी नए बच्चे आ रहे हैं, इनको भी इन सब महानुभव कलाकारों का अनुभव हो, इसलिए वर्कशॉप कल्चर शुरू हुआ। हाँ। और बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा, सबके अच्छे रहते थे। काजल शर्मा जी का किया, हाँ। शुक्ला, मुन्नालाल शुक्ला जी का हाँ। किया। इसमें ये स्पीक मेके का बहुत बड़ा हाथ है, संस्कार भारती का बड़ा हाथ है, और भी पर्सनल लेवल गंगाड़ी जी के भी बहुत सारे। हाँ, नाफड़े जी का मैं यहाँ कौतुक करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत सारे कलाकारों को यहाँ बुलाया। शमा भाटे, मंजीरी देव कभी आई होंगी शायद, मनीषा साठे आई है, राजेंद्र गंगाणी जी आए हैं, और बहुत हर लोग। अब कैसे माहौल अलग हो गया था, पहले हम कटोरा लेने को मांगने की हिम्मत नहीं होती थी, अब तो बांटना शुरू हो गया, और अब तो लंगर ही लंगर बट रहे। हम तुम्हारे पास आते हैं, तुम हमारे पास ना आओ, हम तुम्हारे पास आएंगे, पर सीखो समझो। नेहरू सेंटर में महाराज जी का कितना हर साल का वर्कशॉप रहता था। राधिका साठे मेरे को बोलती थी हमेशा, उसका भी कौतुक है कि वो मधुरिता सारंग जी के वहाँ जाती थी, तो मेरे को बोलती, वो किसी को लेती नहीं थी, पर उसने बोल के रखा था, मैडम दीदी
हमारी हरदास मैडम के अगर कोई स्टूडेंट आते हैं या हरदास मैडम आएंगी तो आप जरूर लेना। अच्छा। तो ये मेरा पर मेरा उतना भाग्य नहीं रहा कभी, मैं उतना दूर, मैंने कहा ना मेरे क्या मेरी अपनी एक, मैंने ना अपनी परिधि बना के रखी थी, मैंने अपने आप को एक सीमा में बांध के रखा था कि उतना ही मैं जाऊं कि जहाँ से मैं वापस आ सकती हूँ, मुझे उतना ही चढ़ना है जहाँ से मैं फिर से कभी भी किसी भी हालत में नीचे उतर सकती हूँ। हाँ, और अब मेरा वैभव कौन थे, तो मेरे विद्यार्थी मेरे वैभव थे। एक बार मैंने मेरी भाभी को बोला कि अगर तुम्हें मेरी अमीरी देखनी है तो मेरे क्लास में चलो। हाँ, मैं कितनी अमीर हूँ। हाँ, ये मेरे विद्यार्थियों को जब मैं देखती हूँ तो तुम मेरे देखो तो वैसे लगता है कि मेरे पास इससे और बढ़ के अमीरी क्या है। इतना स्नेह करते हैं सब लोग, वही नहीं करते, उनके पूरा परिवार मेरे ऊपर स्नेह करता है। हाँ, तो ऐसे अब भाग्य लक्ष्मी जी तो आपके सामने है ही, नागपुर के, और पल्लवी क्षीरसागर का नाम मैं लेना चाहूँगी। भावना आज ही मेरी बात हुई उसके साथ, थुगावकर के साथ, अभी गौड़ है वो, पूना में काम करती है। वो बोलती है मैं इधर उधर सीखती हूँ मैडम, काकू, तुम लोग मौसी बोलते हो मेरे को, यहाँ नागपुर के लोग काकू बोलते हैं। तो उसने कहा कि पर क्या अभी इनके ऊपर नाच रहे हैं, सावरकर का तो नाच लिया उसने। अच्छा। सावरकर का हो गया, अभी आषाढ़ी एकादशी का क्या अभंगों के ऊपर। अच्छा। हाँ, तो वैसा मेरे को भेजते रहते हैं, मेरा ओरली विचार जानते रहते हैं। और तब मैंने बोला उसको, नहीं तुम्हारा सोच अच्छी है, बोले आपकी सोच लेके मैं चल रही हूँ। हाँ, तो अच्छा लगता है। सुधा भागचंदानी है, दीप्ति काळे है, मौसमी है, गौरी है, गौरी बापरे गौरी है, आके योगिनी है हैदराबाद की, वो मेरे से इतने घुले मिले हैं ना कि मैं उनको अलग सोच ही नहीं सकती, इसलिए मेरे को ऐसे नाम क्षमा है। उसने तो मेरे उसके काम की सीढ़ी निकाली है। फॉरेन में गई थी वो, तो उसने वहाँ नाची, यहाँ सब लोगों ने मिलके सहकार्य करके बहुत बड़ी हमने सीढ़ी बनाई। वहाँ पे वो किसी ने उसको मांगी, बेचती क्या तुम मुझको, तो तब मेरे को लगा कि चलो हमारा काम यहाँ तक, बहुत अच्छा, लोगों को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। और कई स्पर्धाएं लोगों ने जीती है एक समय में। एक समय के विद्यार्थी जो थे ना कि बहुत स्पर्धा में जाते थे और जीत के आते थे, नहीं तो वाहवाही मिला के आते थे, कुछ ना कुछ तो मिलता ही था। और इनके कारण मेरा नाम भी लोग दूर दूर तक पहुंचा है, ताकि ज्योति मनसुखानी ने अपनी जर्नी ऑफ माय कथक मास्टरोज में मेरा भी इंटरव्यू लिया। उसने हमको चुना कि उसके सीढ़ी में मैं भी आनी चाहिए। नागपुर की कलाकार करके तीरथ राम आजाद जी का भी एक बार फोन था कि नॉन घरानेदार कलाकारों के ऊपर मेरा लेखन करना है मुझे, तो मुझे आपका सहयोग चाहिए। तो अभी तो वो नहीं हो पाया, वो गुजर गए, तभी उनका वो चल रहा था, तभी वो गुजर गए। तो अर्चना भी उधर बहुत, तो इन लोगों का तो बात क्या है, ये स्वयंभू कलाकार है। मैं तो इन लोगों को, भाग्य लक्ष्मी हुई जो अकोला से आए, मैंने तो उनको 3 साल ही सिखाया था, पर 3 साल में वो अपने आप को समृद्ध होके मेरे को आज इतना आदर्श स्थान पे मानती हैं। तो ये मेरे भाग्य मैं समझती हूँ। और मेरी एक इच्छा थी कि मेरी कोई स्टूडेंट, अलंकार तो काफ़ी हो गए, मतलब मेरी पढ़ाई अलंकार तक हो गई, अब बच्चों के माध्यम से मैं ही डिग्रियां ले रही हूँ इनाम में ही ले रही हूँ। तो एक इच्छा थी कि कोई डॉक्टरेट भी बने, तो भाग्य लक्ष्मी ने मेरी वो भी इच्छा पूरी करके उसकी पढ़ाई से मैं ही डॉक्टरेट बन गई, ऐसे लगता है मुझे और मुझे मालूम है कि मैंने उसको सिर्फ डॉक्टरेट नहीं बनना है, तुमको ये सब नॉलेज आना चाहिए। श्लोक कंठस्थ करो, नाट्य शास्त्र पढ़ो, अभिनय दर्पण पढ़ो, और अभिनय दर्पण का एक श्लोक कंठस्थ हो ही जाना चाहिए। जब स्थिरत्व रेखा भ्रमरी दृष्टिर्श्रमः
मेधा श्रद्धा वचो गीतम पात्र प्राण दश स्मृता। ये जो 10 श्लोक बताए हैं कलाकार बनने के लिए, 10 ये गुण कलाकार कलाकार के 10 गुण, वो सब आज इंग्लिश भाषा में सब बोल रहे हैं कि एनर्जी लेवल लगाइए, डिजाइनिंग करो। वो हमारे संस्कृत भाषा में बहुत पहले से है, सिर्फ हम संस्कृत हम सीखे नहीं करके वो साहित्य हम तक नहीं आया है। तो कई कमेटियों में हमने रखा था प्रस्ताव कि ये संस्कृत के जो ये श्लोक हैं, जो मैंने जब सीखा और उसमें से मेरे को जो खजाना मिला, वो हर बच्चे को खजाना मिले और वो चमक जाए और हमारा देश भी चमके, हमारी संस्कृति भी चमके, और तभी ये कला प्रवास सार्थक हो पाएगा, कला यात्रा सार्थक हो जाएगी। और जैसे मैंने बहुत पहले ऐसे पढ़ा था दिल्ली में वगैरह ग्रंथों में, किरण की 2 स्पर्धाएं मेरे को याद आ रही हैं, तो अभी उनके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी।